हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो फाइनली इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट हैज कम टू अ सीज फायर, और इस सीज फायर को अनाउंस करने वाले नन अदर देन डोनाल्ड जे ट्रंप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रंप ने ट्विटर पे ये बताया कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both the countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. And of course, this is a very good news for the entire country, and also this is a very good news for our Indian stock market. Because if you see our market, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ट्रेड वॉर की वजह से जब मार्केट गिरा था तो उसके बाद हमारे मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी हुआ, और जो FIS है, जो DIS है, उनका बाइंग भी ज़बरदस्त हमारे मार्केट में आया। लेकिन जब मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस किया तो उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद ये जो वॉर का जो सेंटिमेंट है, टेंशन है, एस्केलेट हो जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे हमारा जो मार्केट है वो एक कंसोलिडेटिंग फेज में चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर जोन में हमारा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट ना ऊपर जा रहा था ना नीचे गिर रहा था। और इसको हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया था ना कि अभी मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच मोड में चल रहा था, बिकॉज मार्केट वॉन्टेड टू सी दैट वेदर द टेंशन इज गोइंग टू एस्केलेट फर्दर, या मतलब डी एस्केलेट होगा या सीज फायर होगा, जो भी होगा उसके लिए मार्केट वेट कर रहा था। और इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कुछ अच्छी खबर भी आई रिगार्डिंग आवर इकोनॉमी, रिगार्डिंग द क्वार्टरली रिजल्ट्स, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं गया। और ये जो सारे गुड न्यूज थे और ये जो सारी अच्छी खबर है, ये सारे मार्केट में फैक्टर इन नहीं हुए थे, बिकॉज मार्केट वेट एंड वॉच मोड में था, मार्केट स्केप्टिकल था। एंड ऑफ कोर्स अभी जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी सीज फायर होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, तो इसके बाद मार्केट का अभी ये जो वेट एंड वॉच मोड है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद अभी क्या हो सकता है, अभी जो मार्केट वेट एंड वॉच मोड में चल रहा था या फेज में चल रहा था, उस टाइम जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए थे रिगार्डिंग आवर इकोनॉमी, रिगार्डिंग द क्वार्टरली रिजल्ट्स, रिगार्डिंग द मार्केट्स, जो मार्केट में प्राइस के रूप में वॉर की वजह से फैक्टर इन नहीं हुए थे, वो सारी खबर, वो सारे डेवलपमेंट्स, वो सारे पॉजिटिव चीजें अभी मार्केट में फैक्टर इन होना शुरू होना। एंड ऑफ कोर्स ये जो सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं जो मार्केट में अभी फैक्टर इन नहीं हुए, उनको वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये मार्केट में कब फैक्टर इन हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मंडे जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट का इंटेंसिटी, मार्केट का मोमेंटम कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है और आप प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए आप हमारे मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं, और टाइम टू टाइम वहां पर हम वेबिनार्स भी कंडक्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, और चैनल पे जाके जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप ये जो मेंबर कम्युनिटी है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस महीने जो 1 डे के वर्कशॉप हो रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जहां पर हम बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ मेरे कुछ पर्सनल ट्रेड सेटअप्स को भी वहां पर हम डिस्कस करेंगे, जिसको मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं। और मेरे इन ट्रेड सेटअप्स को हम बैक टेस्ट भी करेंगे, ताकि हम ये जो ट्रेड सेटअप्स है ये बुल मार्केट और बेयर मार्केट, यानी बढ़ते मार्केट गिरते मार्केट दोनों में कैसे काम करते हैं, वहां पर हम उसको डिटेल में सीखने वाले हैं। और उसके साथ साथ इस महीने मल्टी बैगर स्टॉक पिकिंग के ऊपर भी 1 डे वर्कशॉप होने वाला है, जहां पर हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढने के अलग अलग स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एक जेन्युइन मल्टी बैगर और रेड फ्लैग्स वाले मल्टी बैगर्स को कैसे सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है, उसको भी वहां पर हम सीखने वाले हैं। इन दोनों 1 डे वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी सबसे पहले टेक्निकल्स के बेसिस पे क्या होगा तो हमारा मार्केट का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, और क्या होगा तो हमारा मार्केट का स्ट्रेंथ घट सकता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ये जो अभी हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बेसिस पे, आप आगे भी इसको ट्रैक करते रह सकते हैं टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट का ट्रेंड या डायरेक्शन या मोमेंटम किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिकॉज अभी जो वॉर डीएस्केलेट होने का जो सेंटिमेंट है वो 1-2 दिन में इरोड हो जाएगा, उसके बाद मार्केट अपने नॉर्मल मोड में आ जाएगा, और उसके बाद ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का समझ है ये आपको मार्केट के डायरेक्शन और ट्रेंड को एनालाइज करने में मदद करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये जो लाइट ब्लू कलर का लाइन आपको दिख रहा है ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन है, और बाकी एवरेज लाइन्स को हम विजिबल नहीं करते, हाइड कर देते हैं, सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जितना इसके ऊपर ही क्लोज होगा, जितना इसके ऊपर ही रहेगा, ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन है ये उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे मार्केट के लिए बनता जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो ये लाइन फ्लैट दिख रहा है, लेकिन आगे आगे जैसे अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लाइन भी जो है, इसका ट्रेंड भी जो है वो ऐसे ही ऊपर जाता जाएगा, और जैसे जैसे लाइन ऊपर जाता जाएगा वैसे ही ये लाइन हमारे मार्केट के लिए सपोर्ट बनता जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारा मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है और उसके बाद थोड़ा सा गिरता है, तो यही सपोर्ट लाइन जो है 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो सपोर्ट का काम कर सकता है।
यहीं पर बाउंस होकर हमारा जो मार्केट है ये जो हायर हाइज का पैटर्न है इसको ट्रेस कर सकता है। और यहाँ पर अगर किसी को पता नहीं है तो मैं तो बता दूं हायर हाइज क्या होता है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक हाई किया, थोड़ा सा गिरा, उसके बाद फिर से एक हाई बनाता है, फिर से थोड़ा गिरता है, फिर से हाई बनाता है, फिर से गिरता है, ऐसे ही मार्केट ऊपर जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाई है, नेक्स्ट हाई जो बनता है वो प्रीवियस हाई के ज़्यादा हाई से ज़्यादा होता है, और जो नेक्स्ट लो बनता है वो प्रीवियस लो से भी ऊपर होता है, यानी कम होता है, कम गिरावट होता है। तो इस तरीके से जब मार्केट हायर हाइज पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर बेसिकली ये माना जाता है कि मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रांग बाइंग आ रहा है। और ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में इंस्टीट्यूशंस जितना बाय करते हैं उतना माल नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर वॉल्यूम्स ड्राई हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जितना पैसा इंस्टीट्यूशंस के पास होता है उतना वो खरीद नहीं पाते, जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा गिराते हैं। यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम आता है, फिर से खरीदते हैं, लेकिन उनका सेलिंग इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, तो इसलिए मार्केट फिर से ऊपर भागता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके हुए ऊपर भागता है, और उसके बाद फिर से वो थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, और फिर से जब सेलिंग वॉल्यूम्स आए तो वैसे ही वो धीरे धीरे फेजेस में मार्केट में एक्यूमुलेट करते जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हायर हाइज का पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहले हमारा मार्केट जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए, और दूसरा हमारे मार्केट में हायर हाइज का पैटर्न अगर कंटिन्यू होता है तो हमारे मार्केट में एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि बड़े इन्वेस्टर्स का जो बाइंग है वो लगातार आ रहा है। और बड़े इन्वेस्टर्स का बाइंग तभी आता है जब बड़े इन्वेस्टर्स को पता होता है कि इकोनॉमी सही होने वाला है, और इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ होगा उसकी वजह से आगे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसे एंटिसिपेशन पे ही बड़े इन्वेस्टर्स का बड़ा बाइंग आता है। और बड़े इन्वेस्टर्स स्पेशली इंस्टीट्यूशंस क्या बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का टेक्निकल्स के बेसिस पे ये सिंपलेस्ट मेथड है। हायर हाइज का पैटर्न इंडिकेट्स इंस्टीट्यूशनल बाइंग और बिग इन्वेस्टर्स बाइंग। और वही यहाँ पर देखिए ये जो लोअर लोज का पैटर्न बन रहा है, कुछ टाइम पहले बन रहा था, दिस इंडिकेट्स बड़े इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बड़े इन्वेस्टर्स को बेचना है लेकिन उतने खरीदने वाले नहीं होते, तो इसीलिए मार्केट पहले ये बेचते हैं तो मार्केट गिरता है, फिर से थोड़ा मार्केट बढ़ा देते हैं, फिर से लोग भागे भागे आते हैं बाय करने के लिए, फिर से वो बेचते हैं, और उनका सेलिंग इंटेंसिटी बाइंग से ज़्यादा होता है, इसकी वजह से मार्केट फिर से धड़ाक से गिरता है। वैसे ही लोअर लोज का पैटर्न बनता है। तो इसीलिए लोअर लोज का पैटर्न मतलब बड़े इन्वेस्टर्स का सेलिंग, हायर हाइज का पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब होता है बड़े इन्वेस्टर्स का बाइंग। एंड ऑफ कोर्स अभी इसके बाद सवाल आएगा कि अगर हमारा मार्केट ऊपर जाना है तो वो कौन से पॉजिटिव ट्रिगर्स है जो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, जो ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन वॉर की वजह से मार्केट में फैक्टर इन नहीं हुआ है। तो अभी हम उन सारे डेवलपमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी जो सबसे पहला पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हमारे मार्केट फैक्टर इन कर सकता है वो डेवलपमेंट हो सकता है यूके और इंडिया के बीच में जो हिस्टोरिक फ्री ट्रेड डील हुआ है। ये जो इसका इफेक्ट जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है वो अभी वॉर की वजह से, उस टाइम जब ये डेवलपमेंट हुआ था तो फैक्टर नहीं हुआ था, तो अभी मंडे के बाद से ये जो न्यूज़ है ये पूरी तरीके से या फुल्ली मार्केट में फैक्टर इन होना शुरू होना चाहिए। अभी सबसे पहले इस डील में हो क्या रहा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस डील में देखिए इंडिया पहले ब्रिटिश के ऊपर या ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में बेचे जाते थे उसके ऊपर अराउंड 90% का टैरिफ लगाता था। उन टैरिफ्स को अभी इंडिया जो है वो धीरे धीरे कट करने लगेगा, और ये बोला जाता है कि विद इन अ डेकेड यानी 10 साल के अंदर 85% ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया विल बी टैरिफ फ्री, यानी उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स लगेगा। तो आने वाले टाइम में वो कौन से यूके के प्रोडक्ट्स है जो सारे फ्री ट्रेड के अंडर आ सकते हैं या जिसके ऊपर टैरिफ जीरो लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बोला जाता है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स अफेक्टेड इंक्लूड्स विस्की, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, एरोस्पेस एंड फूड्स इंक्लूडिंग चॉकलेट, सैल्मन एंड लैम्ब। और अभी अगर आप देखेंगे तो जो विस्की और जिन के ऊपर जो टैरिफ 150% था उसको रिड्यूस करके 75% कर दिया जाएगा, और ये टैक्स बाय द 10th ईयर ऑफ द डील 40% तक रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो है ये ह्यूजली बेनिफिशियल होगा स्कॉच विस्की मेकर्स के लिए। और यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को भी इससे फायदा हो सकता है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन प्लेयर्स है वो क्या करते हैं, विस्की को इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में पैकेज करते हैं और उसके बाद इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मार्केट करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये तो बहुत बुरा हुआ, तो इसकी वजह से अभी क्या हो जाएगा, हमारा जो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल मार्केट है वहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं। अभी अगर कोई अल्कोहल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, जो भी इंडियन कंपनीज है जो अल्कोहल को इंपोर्ट करता है यूके से, स्पेशली आयरिश विस्की और ये जो स्कॉच विस्की वगैरह इंपोर्ट करते हैं, उन्हें उसको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करना होगा। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो स्कॉच विस्की जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अभी अगर टैरिफ कट होगा यहाँ भी, यानी अगर 150% से अगर ये 75% आधा हो जाएगा तो कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। अगर कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम होगा तो अभी ये जो स्कॉच विस्की इंडिया में बिकता है, जिसको प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है अल्कोहल में,
वो ज़्यादा मतलब कस्टमर्स को केटर कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये जो मार्केट शेयर है उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे अभी वो भी इस स्कॉच विस्की को अफोर्ड कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका मार्केट साइज बड़ा हो जाएगा। सो दैट कुड बी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एज एन इन्वेस्टर यू कुड लुक फॉर। और साथ ही साथ यहाँ पर एक डाउन साइड भी है। अभी जो इंडिया में जो विस्की बेचते हैं, या मान लो एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में विस्की है, अभी अगर स्कॉच विस्की भी उस प्राइस रेंज में आ जाएगा बिकॉज ऑफ द टैक्स कट जो अभी इस डील के अंडर होने वाला है, तो इन कंपनीज का जो वॉल्यूम्स है वो कम हो सकते हैं, बिकॉज दे विल लूज मार्केट शेयर टू अ प्रीमियम विस्की विच इज अवेलेबल एट अ मच लोअर प्राइस बिकॉज ऑफ द टैक्स कट। और उसके बाद नेक्स्ट, इंडिया ने ऑटोमोटिव टैरिफ्स को भी 100% से रिड्यूस करके 10% करने का डिसीजन किया है अंडर दिस डील। बट आई डोंट थिंक सो अभी ये जो टैरिफ 100% 10% किया गया है, दिस विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, क्योंकि अगर आप यूके के कार ब्रांड्स देखेंगे तो मेनली 3 प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं जो इंडिया में बिकते हैं। पहला है जैगुआर लैंड रोवर, जो कि टाटास का ही है, यूके में बिके, इंडिया में बिके, फ़ायदा तो इंडिया को ही है। दूसरा है बेंटली का भी मार्केट शेयर बहुत छोटा है, मतलब प्रीमियम कार है ना, तो छोटा मार्केट शेयर है। और उसके बाद आता है रोल्स रॉयस का तो मतलब छोटा मार्केट शेयर नहीं है, आप मतलब उंगलियों पे गिन सकते हो कितने लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, इतना छोटा मार्केट है। तो आई डोंट थिंक सो रिड्यूसिंग दिस टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल्स वुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर ऑटोमोबाइल मार्केट। तो अभी इंडिया है जो सारा टैरिफ कट कर रहा है, इसके बदले में इंडिया को क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन फेसेस नो ड्यूटीज, यानी 99% ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से जाते हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। दैट इज़ अ बिग विन फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर ये ब्रिटिश वाले कब से इतने दयालु हो गए, इस डील से अगर उनको 1 रुपये का फायदा हो रहा है तो हमें 10 रुपये का फायदा वो कैसे दे रहे हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रेड में कोई भी फायदे के बिना कुछ नहीं करता है। ऑफकोर्स हमें यहाँ पर प्रोडक्शन के रूप में, एक्सपोर्ट के रूप में फ़ायदा मिल रहा है, और यहाँ पर जॉब ज़्यादा हो सकते हैं, हमें एक्सपोर्ट के रूप में पैसा ज़्यादा मिल सकता है, तो दैट इज़ द एडवांटेज फॉर इंडिया। बट यहाँ पर यूके को क्या एडवांटेज मिल रहा है, राइट नाउ दे आर इन अ डायर नीड टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर कम होना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर वो टैरिफ कम करेंगे, तो पहले मान लो अगर कोई टॉवेल इंडिया से एक्सपोर्ट होके जाता था और 100 रुपये पे अगर मान लो 20 रुपये का टैरिफ लगता था, तो वहाँ पर जो इंडिया का सेलर है उसको वो 120 रुपये पे बेचता ना। तो अभी अगर ये 20 रुपये का टैरिफ नहीं लगाएगा यूके, तो उसके बाद अभी ये इंडियन एक्सपोर्टर उसको 100 रुपये में बेचेगा वहाँ पर। तो इसकी वजह से यूके में जो माल बिकते हैं उनका कॉस्ट सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक कंजम्पशन, इकोनॉमी में जो बूस्ट होगा, जीडीपी में जो बूस्ट होगा, इन्फ्लेशन जो कम होगा, इन सारी चीज़ों के रूप में या इन सारे एक्टिविटीज़ के रूप में यूके को यहाँ पर फायदा मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स अभी ये जो टैक्स रिड्यूस हुआ है या मतलब जीरो हुआ है, फ्री ट्रेड डील यहाँ पर हुआ है, उसकी वजह से बिगेस्ट बेनिफैक्टर इंडस्ट्री इंडिया का कौन सा हो सकता है, वो सेक्टर हो सकता है टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि यूके में ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्सटाइल्स जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं, और इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स टू यूके इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है। और जब ये ट्रेड डील का न्यूज़ बाहर आया था तो उस टाइम टेक्सटाइल सेक्टर्स कुछ टाइम के लिए भागे भी थे, लेकिन अभी वॉर के सेंटिमेंट की वजह से फिर से उनमें से थोड़ा गिरावट हुआ है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे देयर इज अ वेरी बिग चांस दैट कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा रैली हो। लेट्स सी, वेट एंड सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज इस डील के बाद जितना भी मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में रैली हुआ है, मे बी वॉर की वजह से आई डोंट थिंक सो वो पूरी तरीके से फैक्टर इन हुआ है। तो अभी चांसेस है कि टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा और भी ज़्यादा रैली हो, बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर, लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। और उसके अलावा इस ट्रेड डील से कुछ और सेक्टर्स को भी फायदा हो सकता है, जैसे कि टॉयज का सेक्टर है, ज्वेलरीज का सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स का सेक्टर है, और उसके अलावा कुछ और पर्टिकुलर सेक्टर्स जिनको फायदा कहां पर मिल सकता है या मार्केट कहां पर है, उसको अगर आप समझना चाहें तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए द टॉप 5 यूके गुड्स एक्सपोर्ट्स, मतलब यूके जो गुड्स एक्सपोर्ट करता है उसमें नॉन फेरस मेटल्स है, मेटल ओर्स एंड स्क्रेप्स है, मैकेनिकल पावर जनरेटर्स है, बेवरेजेस एंड टोबैको है, और जनरल इंडस्ट्रियल मशीनरीज है। और उसके बाद टॉप 5 यूके गुड्स जो इंपोर्ट करता है, तो रिफाइंड ऑयल एक प्रोडक्ट है, क्लोथिंग है, ऑफ कोर्स इंडिया इज़ वन ऑफ द, एज आई मेंशन राइट, इंडियन टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, क्योंकि यूके जो है क्लोथिंग को अच्छे से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, टेलीकॉम एंड साउंड इक्विपमेंट्स को, और मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, और उसके बाद आयरन एंड स्टील को ये इंपोर्ट करता है। ये टॉप इंपोर्ट्स है यूके के। तो अभी अगर ये टॉप इंपोर्ट्स है, तो अभी ये जो रिफाइंड ऑयल है, क्लोथिंग है, टेलीकॉम एंड साउंड इक्विपमेंट्स है, मेडिकल एंड फार्मा है, आयरन एंड स्टील है, जो बाकी देशों से अभी यूके के अंदर आ रहे थे, और अभी इंडिया के ऊपर अगर ये टैक्स कम कर देते हैं तो इसकी वजह से इंडिया से इन प्रोडक्ट्स को खरीदना अगर यूके को सस्ता पड़ता है, तो इंडिया के जो प्लेयर्स है, इंडिया के जो सेक्टर्स है, जो इन 5 पर्टिकुलर सेक्टर्स में काम करते हैं, या बाकी मतलब ये तो टॉप 5 सेक्टर्स है, बाकी के सेक्टर्स में भी जो यूके इंपोर्ट करता है उसमें अगर वो केटर करते हैं
तो इंडिया के जो सेक्टर्स है, इंडिया के जो कंपनीज है, उनका एक्सपोर्ट यूके के लिए बढ़ सकता है। तो इस तरीके से प्राइस पॉइंट पे इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है वो यूके के इंपोर्टर्स के लिए प्रिफर्ड चॉइस बन सकते हैं, जहां पर यूके को सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा और इंडिया के सेक्टर्स को ज्यादा बिजनेस मिलेगा। एंड आई फील अभी इस एग्रीमेंट की वजह से ऑफकोर्स क्लोथिंग और टेक्सटाइल को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन टेलीकॉम, साउंड इक्विपमेंट्स, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इन सेक्टर्स में भी आई थिंक यूके कुड बी अ गुड मार्केट टू एक्सपैंड एंड ग्रो। और इसके अलावा कुछ और पॉजिटिव ट्रिगर्स भी है जो हमारे मार्केट में अभी तक पूरी तरीके से फैक्टर इन नहीं हुए। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना कि अभी 108 कंपनीज का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है उनमें से मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया है। और उसके अलावा अभी इस साल जो इनकम टैक्स कट हुआ है उसकी वजह से लोगों के सैलरी में एडिशनल पैसा उनको मिल रहा है, तो उसकी वजह से ये जो कंज्यूमर सेक्टर है वहाँ पर स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए, एफएमसीजी में स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए, तो उसकी वजह से भी ग्रोथ आना चाहिए विच कुड रिफ्लेक्ट इन द अपकमिंग क्वार्टर। और यूजुअली क्या होता है, जो अपकमिंग क्वार्टर में रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होता है उसको मार्केट पहले ही फैक्टर इन कर लेता है, वो रिजल्ट्स तक वेट नहीं करता है। एंड दैट्स व्हाई कीपिंग अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स वुड हेल्प यू बिकम अ स्मार्ट इन्वेस्टर। और अगर आपको इसको पहले ही ट्रैक करना है तो आईआईपी का डेटा आप ट्रैक कर सकते हैं, और ये आईआईपी का डेटा कैसे ट्रैक करना है, कैसे देखना है, इसको मैंने पहले के वीडियो में ऑलरेडी बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके साथ साथ अभी आरबीआई रेपो रेट को एग्रेसिवली कट कर रहा है, और अभी आने वाला जो मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग है वहाँ पर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आरबीआई जो है इट विल कट रेपो रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट टुगेदर इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। 50 बेसिस पॉइंट तक रेपो रेट कट होने का चांसेस है। तो अभी ये जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इन सारे एक्टिविटीज़ की वजह से इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, और इकोनॉमी में जब पैसा आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और जब पैसा बाहर जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से तब ग्रोथ कम होता है। इसी को हम अप साइकिल, इकोनॉमिक अप साइकिल और इकोनॉमिक डाउन साइकिल के रूप में हम जानते हैं। और ये इकोनॉमिक अप साइकिल क्या होता है, डाउन साइकिल क्या होता है, इसको भी मैंने पहले के वीडियो में बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। और वॉर के रिलेटेड भी मैंने बोला था ना, डोंट वरी मच अबाउट द वॉर। वॉर जो है मतलब आज के टाइम में वॉर इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर। कोई भी मतलब लंबे टाइम के लिए वॉर में एंगेज रहना अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ मच स्मार्टर पार्टी, क्योंकि इंडिया के पास इंडिया हैज़ अ लॉट टू लूज राइट कंपेयर टू पाकिस्तान। और कल के वीडियो में भी मैंने बताया था ना कि पाकिस्तान ऑलरेडी कीचड़ में, वो थोड़ा और कीचड़ के अंदर घुस जाएगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा इकोनॉमी बूमिंग है, ग्रोइंग है, इतना अच्छा मतलब स्टेटस छोड़ के हम पाकिस्तान के पीछे थोड़ी भागे। हाँ, जो पाकिस्तान ने जो टेररिज्म के रूप में जो किया था उसका जवाब देना जरूरी था, जवाब हमने दे दिया, सब कुछ मामला सुलट गया अभी। सो आफ्टर दिस इट शुड बी बिजनेस एज यूजुअल, एंड राइट नाउ आवर इकोनॉमी इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डाउन साइकिल टू अप साइकिल। कीप दिस इन माइंड। सो गुड थिंग्स आर कमिंग, स्टे विद गुड कंपनीज, इन्वेस्ट इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, यू शुड डू जस्ट फाइन इन द मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।